दोस्तों आज के समय में यदि हम इंसान इस धरती पर आसानी से यदि रह पा रहे हैं, यहाँ रहकर हम तरक्की की बुलंदियों को छू पा रहे हैं और इसके अलावा अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए साइंस व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे हाथ कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों का है। हमारे वो पूर्वज जिन्होंने धरती पर अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढाला और यहाँ पर सरवाइव किया और इसी के साथ ही खुद में एवोल्यूशन भी लाया। दोस्तों हमारे पूर्वजों के संघर्ष का ही नतीजा है जिसकी वजह से आज हम आसानी से इस दुनिया में जी पा रहे हैं। दोस्तों हमने इस एपिसोड के पार्ट 1 में जाना कि किस तरह से हमने सिंगल सेल से जन्म लिया और हम धीरे धीरे आगे विकसित होते चले गए। समय के साथ हमारा मेल और फीमेल का विकास हुआ, लेकिन उस समय में हम किसी भी चीज को देख और ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए हमारे अंदर आंखों का एवोल्यूशन हुआ और इसके अलावा सोचने समझने और रणनीति तैयार करने के लिए हमारे अंदर दिमाग का भी विकास हुआ। और इसी तरीके से हमारी धरती के समुद्रों में जब बड़े बड़े जीवों ने विकास किया तो कई दैत्यकार जीवों ने भी हमारे समुद्रों में जन्म लिया, जो कि कई छोटे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाने लगे। और इन्हीं दैत्यकार जीवों से बचने के लिए हमने अपने शरीर में एवोल्यूशन लाया और एक मजबूत शरीर के साथ हम विकसित हो गए। लेकिन इसके बाद हमारी धरती पर लाइफ का क्या हुआ और साथ ही 400 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर जीवन आखिर कैसा हुआ करता था, दोस्तों इन्हीं सब के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों इस समय हम मौजूद है आज से तकरीबन 400 मिलियन साल पहले। इस समय तक हमारी धरती पर वातावरण काफी हद तक साफ हो चुका था और साथ ही इस समय हमारे समुद्रों के बीच की दुनिया भी काफी हद तक बदल चुकी थी। हमारे समुद्रों में कई बड़े बड़े जीव विकसित हो चुके थे और उनमें से ही एक थी फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश और ये हम थे। दोस्तों इस समय तक फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश ने खुद को बड़े बड़े जीवों से बचाए रखने के लिए एवोल्यूशन के चलते खुद की स्किन को काफी ज्यादा मजबूत बना लिया था और आगे चलकर इस फिश ने अपने अंदर मजबूत जबड़े और दांतों का भी विकास कर लिया था, जिसकी मदद से वे ज्यादा से ज्यादा शिकार कर सकती थी और काफी अधिक भोजन भी खा सकती थी। हालांकि अभी भी हमारी धरती की सतह बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी और जमीन पर किसी भी जीव का जन्म ले पाना और साथ ही यहाँ पर सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे हमारी धरती पर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा भी जन्म नहीं ले पा रहा था। लेकिन समय के साथ हमारी धरती पर परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। दरअसल धरती के एटमॉस्फेयर में एक लेयर का निर्माण हो रहा था, जिसे हम आज के समय में ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। दरअसल धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सौंपकर ओजोन लेयर का निर्माण कर रही थी, जिससे कि धीरे धीरे करके यह परत हमारी धरती के पूरे वायुमंडल में फैल गई और इसने सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को भी धरती पर आने से रोकना शुरू कर दिया और इसी की वजह से हमारी धरती पर शैवाल विकसित होना शुरू हो गए। दोस्तों शैवाल हमारी धरती के पहले उगने वाले पौधे थे और इस तरीके से हमारी धरती पर पेड़ पौधे उगने की भी शुरुआत हो गई थी और वहीं समुद्र के बीच जीवन भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। दरअसल आज से तकरीबन 375 मिलियन साल पहले हमारे समुद्रों में मौजूद फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश के अंदर और भी कई सारे फीचर अभी डेवलप हो चुके थे, जिसकी मदद से ये फिश अपने शिकार को और भी ज्यादा तेजी से पकड़ सकती थी। लेकिन इस समय में इस फिश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये खड़ी हो रही थी कि इस समय में इस फिश के लिए समुद्र के बीच ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम पड़ने लग गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस फिश के लिए समुद्र के बीच सरवाइव करना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और साथ ही उस समय में समुद्र में मौजूद टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। हालांकि इनके लिए समुद्र में भोजन काफी ज्यादा अधिक था, लेकिन लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और इसी वजह से धीरे धीरे करके फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश पानी की सतह पर आने लगी और ये बाहर से ऑक्सीजन लेने लगी। दोस्तों ऑक्सीजन लेने के लिए समुद्र से बाहर आई ये मछली की प्रजाति टेक्टेलिक फिश कहलाई। टेक्टेलिक फिश पहली ऐसी मछली थी जो कि समुद्र से बाहर आई थी और जिसने पहली बार समुद्र के बाहर की दुनिया को देखा था। दोस्तों टेक्टेलिक फिश के शरीर में बाहर से ऑक्सीजन ट्रेवल होने की वजह से
इनमें लंग्स का विकास होना भी शुरू हो गया था। दोस्तों लंग्स के विकास के साथ पानी के अंदर एक नई प्रजाति का एवोल्यूशन हुआ जिसे इस्थियोसेगा कहा जाने लगा। दोस्तों इस्थियोसेगा पानी के अंदर एक ऐसी प्रजाति थी जो कि हवा और पानी दोनों जगह सांस ले सकती थी। दरअसल हवा में सांस लेने के लिए ये लंग्स का इस्तेमाल करने लगी और पानी में सांस लेने के लिए इनके पास गिल्स मौजूद थे। आज से तकरीबन 365 मिलियन साल पहले इस्थियोसेगा ने पहली बार अपना सर पानी से बाहर निकाला और पानी से बाहर जमीन की दुनिया पहली बार देखी और इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके पानी से बाहर जमीन की तरफ बढ़ने लगे। जमीन की दुनिया इनके लिए काफी ज्यादा अलग और नई थी। ये जीव पानी से बाहर निकलकर धरती पर एक नए इतिहास की शुरुआत करने वाले थे और साथ ही जमीन पर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। और इसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब इस्थियोसेगा ने पानी से बाहर निकलकर जमीन पर अपना पहला कदम रखा। इस समय तक इनके पैर जमीन पर चलने लायक काफी हद तक विकसित हो चुके थे, लेकिन उस समय में सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इनकी स्किन सूरज की तेज रोशनी को झेलने के लिए नहीं बनी थी, जिसकी वजह से इनका जमीन पर रहना खतरे से खाली तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समय के साथ इन जीवों ने धरती पर खुद को ढालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके अंदर एवोल्यूशन होना शुरू हुआ और इनकी स्किन पहले से भी ज्यादा मोटी और मजबूत हो गई, जो कि सूरज की तेज रोशनी को आसानी से झेल सकती थी। आज से तकरीबन 340 मिलियन साल पहले इन जीवों की स्किन काफी ज्यादा सख्त हो चुकी थी और साथ ही इनके पैरों में पंजे भी विकसित हो चुके थे, जिनकी मदद से हम जमीन की सख्त सतह पर आसानी से चल फिर सकते थे। दोस्तों धरती पर रहकर इन जीवों ने अपने फीमेल साथी के साथ अपने एक नई प्रजनन प्रक्रिया की शुरुआत की और इस प्रक्रिया को आज भी जीव अडॉप्ट करते हैं। इसी की वजह से इन जीवों ने अंडे देने शुरू कर दिए। दोस्तों रेप्टाइल्स पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने अंडे देने शुरू किए थे। दोस्तों इस प्रक्रिया की जरूरत उस समय इसलिए भी पड़ी ताकि इनके बच्चे हार्ड शेल्स के अंदर पैदा हो सके और इस तरीके से रेप्टाइल धरती पर जीवन की एक नए सिरे से शुरुआत करने वाले थे। दोस्तों इन जीवों के अंडे देने की वजह से इनके नए बेबीज में जेनेटिक्स का एवोल्यूशन हुआ। दोस्तों इनके अंडों से जिन जीवों ने जन्म लिया वो जमीन पर रहने के लिए पूरी तरीके से ढले हुए थे और साथ ही ये धरती पर खुली हवा में सांस ले सकते थे और आसानी से जमीन पर अपने आगे के जीवन को जी सकते थे। दोस्तों धरती पर रहते हुए ये रेप्टाइल जमीन की काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका दिमाग और भी तेजी से विकसित हो रहा था। दोस्तों धीरे धीरे करके जमीन पर अब दूसरे जीवों की प्रजातियों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था, जिनको खाकर रेप्टाइल्स अब आगे की लाइफ स्पेंड कर रहे थे। हालांकि समय के साथ भोजन को पाने के लिए हमारे कई ओपोनेंट्स भी जमीन पर जन्म ले चुके थे और इनसे मुकाबला करने के लिए हमारी मजबूत जबड़े और दांतों का एवोल्यूशन होना शुरू हो गया, जिससे कि ये अपने ओपोनेंट्स का मुकाबला कर सकते थे और उनका आसानी से शिकार भी कर सकते थे। आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले इस समय तक हमारी धरती पर पहले बड़े रेप्टाइल्स की प्रजाति देखने को मिली और साथ ही इस समय तक आसमान में उड़ने वाले कीट पतंगों की प्रजातियों ने भी जन्म ले लिया था, जिनका आकार उस समय में तकरीबन 5 फीट तक हुआ करता था। दोस्तों धरती के इस टाइम पीरियड को पेलोजोइक एरा कहा जाता था। इस समय में लाइफ काफी तेजी से फल फूल रही थी। एवोल्यूशन के चलते धरती पर हम काफी तेजी से विकास कर रहे थे, लेकिन इसके बाद हमारी धरती पर एक ऐसी प्रलय आई जिसने हमारी धरती को पूरे तरीके से आग के गोले में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से हमारी धरती पर मौजूद 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद हमारी धरती पर जीवन का क्या हुआ? क्या इस तबाही से लाइफ धरती पर पूरी तरीके से खत्म हो गई या फिर इसके बाद हमारी धरती पर कोई बड़ा बदलाव आया? इसके बारे में जानेंगे इस एपिसोड के पार्ट 3 में। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।